हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फॉर सक्सेस टीचिंग चैनल। फ्रेंड्स, एडुटोरिया बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट बुक का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले का प्रैक्टिस सेट नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट बना हुआ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्न में किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? पुनर्विवाह दोस्तों मनुस्मृति में वर्जित किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट लिखा गया है दोस्तों कि वैसा व्यक्ति जिसकी पत्नी का मृत्यु हो गया हो वह पुनर्विवाह कर सकता है, परंतु वैसी स्त्री जिसके पति का मृत्यु हो गया हो वह पुनर्विवाह नहीं कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, निम्न में किस शासक को वर्ण व्यवस्था का संरक्षक माना जाता था? तो ये गौतमीपुत्र सातकर्णी को माना जाता था। किसको माना जाता था? गौतमीपुत्र सातकर्णी को। सातवाहन वंश के शासक थे दोस्तों ये। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के प्रतापी शासक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, दिए गए विकल्पों में कौन अष्टांग योग का भाग नहीं है? दोस्तों अष्टांग योग का भाग कौन सा नहीं है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों अनुस्मृति, जो इसमें भाग नहीं है। ध्यान, धारणा और प्रत्याहार ये जो है अष्टांग मार्ग का भाग है। और आगे देखें दोस्तों तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये सभी 8 अंग निश्चित किए गए हैं योग सूत्र में। चलिए दोस्तों, योग सूत्र किसकी रचना है? आपको पता होगा, पतंजलि की रचना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कहा जा रहा है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख को दिल्ली लाने वाला शासक कौन था? टोपरा अभिलेख तथा मेरठ अभिलेख को दिल्ली में स्थापित करने वाला दोस्तों कौन था? ये फिरोज शाह तुगलक था दोस्तों। कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। घाघरा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1529 में हुआ था। कब हुआ था? 1529 में हुआ था घाघरा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो है 1539 में हुआ था। कब हुआ था? 1539 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, 1527। और सामूगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ था। कब हुआ था? 1658 में हुआ था। तो इसको आप लोग सही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। यह हो जाएगा दोस्तों 2 1 3 4, 2 1 3 4। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपका खानवा का युद्ध होगा, उसके बाद घाघरा का युद्ध हो जाएगा, उसके बाद चौसा का युद्ध और लास्ट में सामूगढ़ का युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है। 6 में दोस्तों कहा जा रहा है कि सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है? सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है दोस्तों? मराठा भू राजस्व से है। किससे है? मराठा भू राजस्व से है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मराठा शासनकाल में सरंजामी प्रथा का संबंध भू राजस्व प्रशासन से संबंधित था। इसी काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कहा जा रहा है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? संयुक्त पूंजी कंपनी किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? डचों के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित की गई थी दोस्तों। कब स्थापित की गई थी? 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित की गई थी डचों के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है, किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला? मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला। गांधी जी ने किस आंदोलन में कहा था दोस्तों? किस आंदोलन के पूर्व कहा था ये पूछा जा रहा है। सविना अवज्ञा आंदोलन के पूर्व में गांधी जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, मुजफ्फरपुर बम कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी दिया गया था दोस्तों? खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में दोस्तों किंग्स फोर्ड की हत्या के प्रयास में फोर्ड की बघी पर खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था, जिसमें कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई थी दोस्तों। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को उक्त कारण हेतु फांसी दे दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में, मलिक अंबर का संबंध किस भारतीय राज्य से था? ये तो अहमदनगर से। किससे था दोस्तों? अहमदनगर से था। ऑप्शन नंबर डी डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मलिक अंबर अहमदनगर का वजीर था। मलिक अंबर को दक्षिण भारत का टोडरमल कहा जाता था। दक्षिण भारत का टोडरमल मलिक अंबर को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अहमदनगर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कहा जा रहा है,
किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? 1892 ईस्वी में। कब हुए थे? 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। दादा भाई नौरोजी ने अपने लंदन प्रवास के दौरान लंदन इंडियन एसोसिएशन एवं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था। किसका किसका स्थापना किया था? लंदन इंडियन एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए कह रहा है निम्न में कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है दोस्तों? यहाँ पर होता है आपका कि पंप पोन्नरन, पंप पोन्नरन, पंप पोन्नरन ए बी सी, ये आपके दोस्तों त्रिरत्न में शामिल थे, जबकि कंबन इसमें शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है नेशनल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी पत्रिका का संपादक दोस्तों कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। 1938 में अंग्रेजी भाषा में जवाहरलाल नेहरू ने यह पत्रिका जो है संपादित किया था। कब किया था? 1938 में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का मुख्यालय। अगर हम दोस्तों बात करें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी दोस्तों नई दिल्ली में है। और दोस्तों केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? ये भी आपका नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध दोस्तों राजस्थान से है। किससे है? राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है कालबेलिया। ये दोस्तों सपेरा जनजाति के स्त्रियों के द्वारा ये आपका नृत्य जो है किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि पुलित्जर पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? 1917 से किया गया था। पुलित्जर पुरस्कार जो है 1917 में भारत में दिया जा रहा है। इस पुरस्कार की शुरुआत जो है आपका कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या कहा जा रहा है आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष की गई थी दोस्तों? आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में किया गया था। कब किया गया था? 1946 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में किया गया था। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। तो आप लोगों को पता होगा आर्थिक समृद्धि में शामिल क्या क्या है दोस्तों? आर्थिक समृद्धि में शामिल किया जा सकता है, क्या क्या शामिल किया जा सकता है? राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय परिवर्तन या फिर पूंजी स्तर में सुधार। तो इसमें से क्या क्या दोस्तों किया जा सकता है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय परिवर्तन। इसमें दोस्तों पूंजी स्तर में सुधार ये आपका सम्मिलित नहीं है। तो 4 जो है इसमें गलत दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक समृद्धि में शामिल है राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय परिवर्तन, सकल घरेलू उत्पाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन के विकास पर केंद्रित थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों? ये आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन के विकास पर केंद्रित थी। इसका समय था दोस्तों 1992 से 97। कब से कब तक था? 1992 से 97 तक इसका समय था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना है दोस्तों? 1 हेक्टेयर से कम है। कितना है? 1 हेक्टेयर से कम। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोटी जोत दोस्तों, छोटी जोत 1 से 2 हेक्टेयर का है, बड़ी जोत 10 हेक्टेयर से अधिक का है और सीमांत कृषि भूमि जोत जो है 1 हेक्टेयर से कम का है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए कहा जा रहा है 21 में है दोस्तों निम्न में कौन सा केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है? कौन सा कर जो है दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है परंतु राज्य सरकार द्वारा एकत्र तथा आवंटित किया जाता है? तो ये कौन सा कर है दोस्तों? स्टाम्प कर है। कौन सा कर है? स्टाम्प कर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। स्टाम्प कर एक प्रकार का कर है जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1889 के अनुभाग 3 के तहत लिया जाता है। यह कर सभी संपत्तियों के लेन देन पर लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है निम्न में कौन सा एक राजकोषीय नीति का उदाहरण नहीं है? राजकोषीय नीति का उदाहरण दोस्तों कौन सा नहीं है? तो करारोपण तो है, इसमें सार्वजनिक व्यय भी है और सार्वजनिक ऋण भी है दोस्तों। ब्याज दर इसमें नहीं होगा।
ये यहाँ पर गलत दिया गया, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 23 में देखिए कह रहा है हाल ही में 5 नए देश ब्रिक्स समूह में शामिल हुए हैं, निम्न में से कौन सा देश उसमें से नहीं है। तो ब्रिक्स में 5 सदस्य देश शामिल हुए हैं दोस्तों। इसमें आपका ईरान है, सऊदी अरब है, इथियोपिया है, मिस्र है। ये सभी जो आपके देश हैं इसमें शामिल हुए हैं। तो इसमें अर्जेंटीना दोस्तों नहीं है, तो अर्जेंटीना नहीं हुआ है शामिल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुआ था? 2006 में हुआ था। कब हुआ था? ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुआ था। 2011 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से ब्रिक्स बना था दोस्तों। इससे पहले क्या था? 2006 में ब्रिक बना था। क्या था? BRIC था दोस्तों। BRIC था सिर्फ। ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, इसमें साउथ अफ्रीका 2011 में जुड़ा था, इससे ये ब्रिक्स बन गया था। तो ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है दोस्तों निम्न में कौन दक्षिण अमेरिकी देश है जो अपनी सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बन गया है दोस्तों। तो दक्षिण अमेरिका का कौन सा ऐसा देश है दोस्तों जो अपने सभी ग्लेशियरों को खो चुका है? तो आपका हो जाएगा वेनेजुएला। कौन सा देश हो जाएगा दोस्तों? वेनेजुएला के सारे जो आपका ग्लेशियर सूख चुके हैं, सारे दोस्तों खत्म हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वहां पर 6 ग्लेशियर थे दोस्तों, और 6 के 6 ग्लेशियर जो है समाप्त हो चुके हैं, सूख गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में अभ्यास पिच ब्लैक 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया दोस्तों? अब अभ्यास पिच ब्लैक 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अभ्यास पिच ब्लैक का आयोजन 12 जुलाई से 2 अगस्त 2024 तक रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स बेस डार्विन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में विश्व जनसंख्या दिवस किस दिवस को मनाया जाता है दोस्तों? 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस? 11 जुलाई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में दोस्तों कह रहा है कि भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन IICG का स्थापना किस राज्य में किया गया है? तो ये दोस्तों केरल में किया गया है। कहां पर किया गया है? IICG का स्थापना केरल में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा जा रहा है? 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों? लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजय माणिकराव खानविलकर को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं अजय माणिकराव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 29 में, तो 29 में देखिए कह रहा है 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो 2023 में आई थी, इसके अनुसार दोस्तों पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण है? भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण है? तो टोटल जो आपका पूछा जा रहा है तो 25.17%। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वन क्षेत्र की अगर बात करें दोस्तों तो भारत में कुल वन क्षेत्र अभी वर्तमान में है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 7,43,345 वर्ग किलोमीटर। ये आपका हो जाएगा दोस्तों वन क्षेत्र। और अगर हम दोस्तों वृक्षावरण की बात करें, वृक्षावरण है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 3.41% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या कहा जा रहा है? केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में व्यापक विकास परियोजनाओं हेतु कितने करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 58,900 करोड़। कितना हो जाएगा? 58,900 करोड़ का बजट जो आपका पेश दिया गया है आपका बिहार के व्यापक विकास परियोजनाओं के विकास के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्या कहा जा रहा है? हाल ही में भारत ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हल्के टैंक जोरावर का अनावरण दोस्तों किया है। उसे किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो जोरावर टैंक दोस्तों भारत में वर्तमान में जो आपका बनकर तैयार हो गया है, यह किसने बनाया है दोस्तों? DRDO के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? DRDO के द्वारा बनाया गया है जोरावर टैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर बन गया है?
तो ये हो जाएगा दोस्तों कोझिकोड। कौन सा हो जाएगा? कोझिकोड हो जाएगा दोस्तों। कोझिकोड भारत का पहला यूनेस्को साहित्यिक शहर बन गया है। कोझिकोड कहाँ पर है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा केरला में है। कहाँ पर है? केरल में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं 33 में। ईशान पहल की शुरुआत किसने किया है दोस्तों? ईशान पहल की शुरुआत किसने किया है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। किसने किया है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने ईशान पहल की शुरुआत किया है। इसमें भारत के 4 एयरोस्पेस क्षेत्रों को नागपुर स्थित एकल प्राधिकरण में एकीकृत किया जाएगा। वर्तमान में भारतीय एयरोस्पेस 4 एयरस्पेस जो आपका हो जाएगा मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, इन सभी को दोस्तों एक करके जो आपका एक सब एयरोस्पेस गुवाहाटी में विभाजित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए क्या कहा जा रहा है। 34 में दोस्तों कहा जा रहा है, हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है। इन्होंने किस वर्ष आरबीआई के गवर्नर के पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था? तो आरबीआई के गवर्नर के रूप में इन्होंने 1982 से 85 तक कार्य किया था। 1982 से 85 तक कार्य किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों आरबीआई के 15वें गवर्नर थे। आरबीआई के 15वें गवर्नर थे। 1982 से 85 तक इन्होंने काम किया था। 1991 से 96 के बीच दोस्तों इन्होंने भारत के वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। 1991 से 96। और आगे अगर बात करें प्रधानमंत्री के रूप में, इन्होंने 2004 से 14 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। 13वें प्रधानमंत्री रहे थे ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है, किस देश में विश्व की सबसे बड़े डायरेक्टर एयर कैप्चर एंड स्टोरेज डेक्ट्स प्लांट जो है दोस्तों मैमथ का परिचालन शुरू हुआ है? तो इसका दोस्तों परिचालन कहाँ पे शुरू हुआ है? आइसलैंड में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं 36 में। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन ISA का 99वां सदस्य कौन सा देश बना है दोस्तों? तो ये आपका स्पेन बन गया है 99वां सदस्य। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 में। देखिए क्या कह रहा है, वर्ष 2024 में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया है दोस्तों? फेलोशिप सम्मान से रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। यह साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। रस्किन बॉन्ड को 2021 में इस सम्मान से नामित किया गया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रख दिया है दोस्तों? दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है? गणतंत्र मंडप रख दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 में। भारत की किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज किया गया? तो यह किस राज्य में किया गया है दोस्तों? गुजरात में किया गया है 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा कालीन आपके बस्ती का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 40 में कह रहा है, ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत किया है? कर्नाटक सरकार ने दोस्तों शुरू किया है ये पहल जो है डिजिटल डिटॉक्स। ऑनलाइन गेमिंग के प्रभाव को कम करने के लिए डिजिटल डिटॉक्स कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 41 में। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में पीवी सिंधु के साथ कौन थे? भारत के ध्वजवाहक के रूप में पीवी सिंधु के साथ शरद कमल थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में भारत के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे दोस्तों पीवी सिंधु और शरद कमल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 में कह रहा है, स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? मनु भाकर दोस्तों। मनु भाकर ने निशानेबाजी में एक जो है आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में तथा 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्सर में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहा जा रहा है, पूजा फूल तोड़ रही है वाक्य में कौन सी क्रिया है? इसमें दोस्तों कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया है। पूजा फूल तोड़ रही है, इसमें जो है सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सकर्मक क्रिया क्या होता है दोस्तों?
जिस क्रिया के साथ कर्म रहता है, जिस क्रिया के साथ कर्म रहता है अथवा उसके रहने की संभावना रहती है उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 44 में निम्न में कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? घोड़ा का पर्यायवाची शब्द दोस्तों कौन सा नहीं है? घोड़ा का पर्यायवाची होता है अश्ववाजी घोटक। अश्ववाजी घोटक, अश्ववाजी घोटक। इसमें दोस्तों कौन सा नहीं होगा? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा पर्यायवाची शब्द सही है दोस्तों? अश्व घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये अस्म जो है ये आपका नहीं है। सेंधव, तुरंग और घोटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए यहाँ पर गलत दिया गया है। अगर हम बात करें आपका अस्म किसका है दोस्तों? अस्म शिलालोथ पत्थर, पत्थर को अस्म कहा जाता है। पत्थर का दोस्तों ये पर्यायवाची शब्द है, पत्थर का, पत्थर का पर्यायवाची शब्द है अस्म। आगे बढ़ते हैं 45 में निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? कौन सा दोस्तों सही नहीं लिखा गया है ये पूछा जा रहा है। कौन सा सही नहीं लिखा गया है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आषाढ़ जो है, आषाढ़ यहाँ पर गलत लिखा गया है दोस्तों, अशुद्ध है। आषाढ़ यहाँ पर गलत लिखा गया है। आषाढ़ कैसे होता है दोस्तों? आषाढ़ जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। एक बार फ्रेश से हम लिख दे रहे हैं, आषाढ़ जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए में जो है गलत तरीका से लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 46 में। इसमें क्या क्या कहा जा रहा है कि हे राम तुम कहाँ हो? हे राम तुम कहाँ हो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें दोस्तों संबोधन कारक है। क्या है? संबोधक कारक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिस वाक्य में दोस्तों किसी संज्ञा को पुकारा जाए अथवा संबोधित किया जाए उसे संबोध कारक कहा जाता है। जैसे कि राम को पुकारा जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है कि हे राम तुम कहाँ हो। चलिए आगे बढ़ते हैं 47 में। निम्न में कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो कर्मधारय समास का उदाहरण यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों। कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है। जैसे कि नील गगन में नील जो है दोस्तों विशेषण है और गगन जो है विशेष है, नील गगन। उसी तरह से आपका हो जाएगा दोस्तों श्वेत पात्र। क्या हो जाएगा? श्वेत पात्र हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन श्वेत पत्र, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 48 और 49 के लिए डायरेक्शन दिया गया है। आइए एक बार हम डायरेक्शन को पढ़ते हैं। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए पहला जो 48 में कह रहा है ईच डे द प्राइस ऑफ गोल्ड विल डैश ऑन द मार्केट। तो ईच डे द प्राइस ऑफ द गोल्ड विल डैश ऑन द मार्केट, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्लक्चुएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लक्चुएट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। सही वर्ड आपका फ्लक्चुएट यहाँ पर यूज होगा कि ईच डे द प्राइस ऑफ गोल्ड विल फ्लक्चुएट ऑन द मार्केट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 में कह रहा है डैश एजुकेशन नीड्स टू इंक्लूड रीडिंग, राइटिंग, मैथ एंड अ वैरायटी ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर दोस्तों जो अप्रोप्रिएट आपका वर्ड आ जाएगा वो आपका आ जाएगा दोस्तों फंडामेंटल। क्या आ जाएगा दोस्तों? फंडामेंटल यहाँ पर हो जाएगा कि अ फंडामेंटल एजुकेशन नीड्स टू इंक्लूड रीडिंग, राइटिंग, मैथ एंड अ वैरायटी ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए क्या कहा जा रहा है। फॉर्मली पुट एन इंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वन वर्ड ऑफ द सिचुएशन। सब्स्टिट्यूशन, इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? वन वर्ड यहाँ पर कहा जा रहा है कि फॉर्मली पुट एन इंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। इसका वन वर्ड क्या हो जाएगा? एबोलिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एबोलिश हो जाएगा। एबोलिश हो जाएगा। एबोलिश मतलब होता है दोस्तों उन्मूलन करना। क्या होता है? उन्मूलन करना। तो यहाँ पर राइट वर्ड जो आपका उन्मूलन करना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 51 में। जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? तो पहला स्थान है। जूट का उपयोग करने में, जूट का उपयोग भारत का जो है पहला स्थान पे है। जूट के उपयोग करने में सोने का रेशा, गोल्डन फाइबर कहा जाता है दोस्तों जूट को। भारत का पहला जूट कारखाना आपका 1855 ईस्वी में सिपरा के समीप जो आपका कोलकाता में खुला था।
भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में हुआ था। और भारत विश्व के 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है और दूसरा बड़ा निर्यातक देश है। दूसरा बड़ा निर्यातक देश है। 52 में देखिए क्या कहा जा रहा है दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक थोरियम का भंडार कहाँ पे है, तो केरल में है। थोरियम का भंडार सर्वाधिक कहाँ पर है दोस्तों, केरल में है। विश्व का सबसे अधिक थोरियम का भंडार केरल में है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है दोस्तों? सौरमंडल का कक्षीय गति वाला ग्रह दोस्तों आपका हो जाएगा बुध। क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। बुध अपनी कक्षा में सबसे पहले जो है एक चक्कर मार लेता है। यह सूर्य के सबसे नजदीक है और सबसे छोटा ग्रह भी है और सबसे हल्का ग्रह भी है और इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 में कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? तो यहाँ पर 3 कथन दिया गया है। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है दोस्तों। पहला कथन देखिए क्या कह रहा है कि सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है। तो ये आपका बिल्कुल सही कहा जा रहा है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि सभी भूकंपीय तरंगों का वेग कम घनत्व वाले पदार्थों में गुजरने से घट जाता है। तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि केवल प्राथमिक तरंग ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 में कह रहा है कि 55 में कह रहा है दोस्तों तुगेला जलप्रपात। तुगेला जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में है दोस्तों? तुगेला जलप्रपात आपका दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका में है तुगेला जलप्रपात। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से क्या क्या उत्तरदायी है? पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प दोनों आपका जो है दोस्तों जरूरी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों यहाँ पर उत्तरदायी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। 57 में देखिए प्रति चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है? प्रति चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है। घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं 58 में। इसमें कहा जा रहा है कि मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी मानव आवास को क्या कहा जाता है दोस्तों? अस्थायी मानव आवास को क्या कहा जाता है? इसको यूर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूर्त कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। बर्फ के बने घर को इग्लू कहा जाता है। बर्फ के बने घर को इग्लू कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 में कह रहा है कच्छ का रण अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो कच्छ का रण में दोस्तों जंगली गधा जो है वहां पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जंगली गधा कच्छ का रण में जंगली गधा। कच्छ का रण कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। काजीरंगा जो है दोस्तों काजीरंगा में आपका एक सींग वाला गेंडा सबसे ज्यादा देखा जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर देखे जाते हैं। केवला देव नेशनल पार्क में साइबेरियन क्रेन देखे जाते हैं और शिकारी देवी अभयारण्य में कस्तूरी मृग देखे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा से अभिहित किया गया है दोस्तों? ग्रीन ऑस्कर किस पुरस्कार को कहा जाता है? तो व्हिटली पुरस्कार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? व्हिटली पुरस्कार को ग्रीन पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कहा जा रहा है? 61 में दोस्तों देखिए क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के द्वारा यह प्रस्ताव पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस समय भारत के दोस्तों कौन थे? लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष थे। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 में संविधान सभा के प्रमुख समितियों में प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? ये पूछा जा रहा है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संचालन समिति, राष्ट्रध्वज समिति, तदर्थ समिति, इन सभी समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, ये दोनों के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, आपको पता होगा दोस्तों। आगे अगर हम बात करें प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, इसके अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में देखिए क्या कहा जा रहा है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता का उल्लेख किया गया है? तो ये दोस्तों ये आपका 3-5-2 न्याय जो है 3 प्रकार का हो जाएगा आपका, न्याय 3 प्रकार का, स्वतंत्रता 5 प्रकार का और समानता 2 प्रकार का हो जाएगा। न्याय 3 प्रकार का कौन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? न्याय जो आपका 3 प्रकार का है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विचार रखने की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है और उपासना की स्वतंत्रता है। 2 प्रकार के समानता भी दोस्तों आपको दिए गए हैं, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 में देखिए क्या कहा जा रहा है, भारतीय संविधान में वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित हुआ है दोस्तों? तो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से वित्तीय आपात कानून को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 65 में संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है? तो ये दोस्तों आपका 5वीं अनुसूची में दिया गया है। किस अनुसूची में है? 5वीं अनुसूची में ये दिया गया है। चौथी अनुसूची में क्या है दोस्तों? इस अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राजभाषा से प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। छठी अनुसूची में क्या दिया गया है? इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान दिया गया है। और सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए क्या कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का उल्लेख है? ये दोस्तों अनुच्छेद 350 के क में कहा गया है दोस्तों कि अपनी प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है अपनी मातृभाषा में दिया जाए। ये आपका अनुच्छेद 350 के क में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। 67 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में कितना है? 34 है। कितना है? 34 है। 33 जज है दोस्तों और एक जो आपका मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 68 में क्या कहा जा रहा है, विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? पहला कथन दिया गया इसमें कि विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा इसमें कह रहा है कि साधारणतया विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता है, किंतु यदि सदन में बराबर मत हो तो वह निर्णायक मत देता है। ये भी दोस्तों सही कहा जा रहा है। तीसरा इसमें दिया गया किसी धन विधेयक को धन विधेयक माना जाए कि नहीं, ये इसका निर्णय जो है मुख्यमंत्री द्वारा लिया जाता है। ये दोस्तों गलत दिया गया है, ये आपका गलत दिया गया है। स्पीकर जो होता है दोस्तों, स्पीकर उसके द्वारा लिया जाता है, स्पीकर के द्वारा लिया जाता है। तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर केवल 1-2 ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 में देखिए क्या कहा जा रहा है, अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया था? अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बैठक दोस्तों किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ये पूछा जा रहा है। विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 कब हुआ था दोस्तों? 10 अक्टूबर 1990 को हुआ था यह बैठक। और इसमें दोस्तों वीपी सिंह आपके प्रधानमंत्री थे, इन्होंने अध्यक्षता किया था। आगे बढ़ते हैं। 70 में देखिए निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किया गया था दोस्तों? तो किस संविधान संशोधन नियम द्वारा जो आपका न्यायिक नियुक्ति आयोग का स्थापना हुआ था? तो ये 99वां संविधान संशोधन था। 99वां संविधान संशोधन 2014 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 में सौर विकिरण मापक उपकरण को क्या कहा जाता है? सौर विकिरण मापक उपकरण को क्या कहा जाता है दोस्तों? एंटीनोमीटर कहा जाता है। एंटीनोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
आगे बढ़ते हैं 72 में, एक तीक्ष्णावृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं दिया गया है दोस्तों। तो पहला कथन है इसमें कि बाहरी पहियों पर उल्टेगा, बाहरी पहियों पर उल्टेगा, ये आपका बिल्कुल सही नहीं दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, अंदर की तरफ फिसलेगा, ये भी गलत दिया गया है। अंदर के पहिए पर उल्टेगा ये सही है दोस्तों, और बाहर की तरफ फिसलेगा ये सही है। तो इसमें गलत पूछा जा रहा है, तो 1 और 2 यहाँ पर गलत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं 73 में, प्रकाश के रंग का निर्धारण निम्नलिखित में से किससे होता है दोस्तों। प्रकाश के रंग का निर्धारण किससे होता है, तो ये आपका दोस्तों तरंग दैर्ध्य से होता है। किससे होता है, तरंग दैर्ध्य से होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य दोस्तों आपका लाल रंग का होता है, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी रंग का होता है। ये बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 74 में, जब हवा का तापमान बढ़ता है तो जलवाष्प ग्रहण करने का क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों। जब हवा का तापमान बढ़ेगा तो ये आपका हो जाएगा जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 75 में, कह रहा है किसी विद्यालय में 2 बल्ब लगे हैं, 2 बल्ब लगे हैं दोस्तों उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, तो इस संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है दोस्तों। कौन सा कथन इसमें से सही दिया गया है कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं 76 में, अति लघु रेडियो तरंगों के आविष्कार में निम्न में से किस वैज्ञानिक का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा है। किसका रहा है दोस्तों, तो जगदीश चंद्र बोस का रहा है। किसका रहा है, जगदीश चंद्र बोस का रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो तरंगों का आविष्कार में दोस्तों भारत के जगदीश चंद्र बोस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आगे बढ़ते हैं 77 में, देखिए क्या कहा जा रहा है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर 3 कथन दिया गया है और पूछा जा रहा है कौन सा कथन जो है सही नहीं है। पहला कथन देखिए कि इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो पहला ही कथन आपका दोस्तों गलत दे दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों अवतल लेंस का नहीं उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। इसका किया जाएगा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए। तो पहला ही आपका गलत हो गया, तो दूसरा तीसरा तो इसमें सही ही होगा। अब इस रोग से ग्रसित व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं लेकिन नजदीक को नहीं देख सकते हैं। निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस पर होता है दोस्तों, ये भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 78 में, देखिए क्या कहा जा रहा है, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों। तो प्रोटॉन की संख्या अलग अलग दिया गया है और न्यूट्रॉन का संख्या समान है, उसको समस्थानिक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, समस्थानिक कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं 79 में, देखिए क्या कहा जा रहा है, क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु तत्व का अयस्क है। क्यूप्राइट दोस्तों किस धातु तत्व का अयस्क है, तो ये आपका कॉपर का है। क्यूप्राइट जो है कॉपर धातु का अयस्क है। क्यूप्राइट की अगर हम फॉर्मूला को देखें दोस्तों, ये आपका रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है, Cu2O, ये आपका क्यूप्राइट का फॉर्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कहा जा रहा है, इसमें सुमेलित करने के लिए दिया जा रहा है औद्योगिक प्रक्रम और किस उद्योग से संबंधित है। भंजन, भंजन दोस्तों आपका कहां से है, तो पेट्रोलियम से संबंधित है भंजन। प्रगलन किससे संबंधित है, ताम्र से संबंधित है आपका। ताम्र मतलब तांबा होता है। हाइड्रोजनीकरण से खाद्य वसा और वल्कीकरण से रबर आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें QRSP हो जाएगा। QRSP ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 81 में चलते हैं। 81 में देखिए क्या कहा जा रहा है, कठोर जल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं किया जाता है। कठोर जल का प्रयोग किसके लिए नहीं किया जाता है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन के लिए नहीं दोस्तों, यहाँ पर पीने के लिए नहीं किया जाता है। साबुन से कपड़े धोने के लिए नहीं किया जाता है। फसल की सिंचाई के लिए नहीं किया जाता है। तो इसमें से सभी हो जाएगा दोस्तों। कठोर जल का प्रयोग किसी के लिए भी नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 82 में चलिए, कीटभक्षी पौधे जिस
कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उनमें किस तत्व की कमी होती है? तो नाइट्रोजन की कमी कमी होती है। कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं दोस्तों, वहां पर जो है नाइट्रोजन की कमी होती है, इसीलिए उस मृदा में जो आपका कीट भक्षी पौधे लग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं 83 में। एथिलीन का प्रयोग निम्नलिखित में से कहाँ नहीं किया जाएगा दोस्तों? कहाँ पर एथिलीन का प्रयोग नहीं किया जाएगा? तो कार्बाइड कार्बाइड लैंपों में प्रदीपक के रूप में नहीं किया जाएगा। कार्बाइड लैंपों में प्रदीपक प्रदीपक के रूप में एथिलीन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है गलत दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 84 में। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? किसका उपयोग किया जाता है? तो पॉलीएमाइड का। किसका? पॉलीएमाइड का उपयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कहा जा रहा है? 85 में दोस्तों कहा जा रहा है कि जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों? अगर आपको जेली बनाना है तो सबसे उपयुक्त जो आपका फल है वो है अमरूद। अमरूद दोस्तों जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन दिया गया है। पहला कथन देखिए, इसमें दोस्तों क्या कह रहा है कि गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। यह बिल्कुल सही है दोस्तों। अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर पर विद्यमान होता है, ये भी सही है। उपास्थि मछलियों में निषेचन आंतरित होता है, ये भी सही है। सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, ये दोस्तों यहाँ पर गलत दिया गया है। सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 87 में। देखिए, सांप के जहरीले विष तंतु होते हैं जो रूपांतरित रूप है दोस्तों। रूपांतरित दोस्त आपका किस दांत का रूपांतरण हो जाता है जो कि सांप के जहरीले दांत के रूप में जाने जाते हैं? तो जंबिका दंत। कौन सा हो जाएगा? जंबिका दंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस कोशिकांग की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों राइबोसोम तथा अंतर्द्रव्य जलिका। क्या हो जाएगा? राइबोसोम तथा अंतःद्रव्य जलिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण के लिए ये दोनों महत्वपूर्ण है। 89 में देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों? नील हरित शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किस फसल में होता है? तो ये आपका धान में होता है। किस में होता है? धान में होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में। देखिए, दांतों पर जमी परतें निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही कहा जा रहा है कि दांत पर जो परत जम जाता है दोस्तों, रात में सोकर उठिएगा आप सुबह में तो देखिएगा आपके दांत में परत है, तो ये भोजन के कण होते हैं, थूक होता है, मुख अम्ल होता है और बैक्टीरिया, इन सभी से जो आपका परत जम जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 91 में सामान्य मानव से संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो आपका सही है, ये पूछा जा रहा है। तो 2 कथन दिया गया है, कौन सा कथन सही है? पहला कथन देखिए, HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होता है। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है कि HCl जब मौजूद होता है तब आपका ग्रहणी में सेक्रेटिन उत्पन्न होता है। दूसरा देखिए कह रहे हैं कि वक्षीय अम्लों की मौजूदगी में अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत से आपका एंटेरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं 92 में। मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियां होता है दोस्तों, किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? ये आपका पूछा जा रहा था। विटामिन B12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन B12 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन B12 का स्रोत अगर हम बात करें तो मांस, मछली, अंडा, दूध है। मांस, मछली, अंडा और दूध है, ये सभी विटामिन B12 का स्रोत है। इससे क्या होगा? आपका तंत्रिका तंत्र जो एकदम तंदुरुस्त रहेगा। चलिए 93 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात, हार्ट अटैक से संबंधित है? तो हार्ट अटैक जब आएगा दोस्तों, आपको पसीना एवं जी मचलाना, क्या होता है? पसीना आएगा और जी मचलाएगा आपका।
बाह में दर्द एवं झंझनाहट होगा, बाह में दर्द एवं झंझनाहट, सीने में दर्द होगा। तो ये सभी जो आपका लक्षण है हार्ट अटैक आने के, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। 94 में देखिए कहा जा रहा है एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है। एस्ट्रोजन नामक हार्मोन किसके द्वारा होता है स्रावित दोस्तों? पुटिका द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन फुटिकाओं, जिसको फॉलोपियन ट्यूब कहा जाता है दोस्तों, कोशिका का यौनारंभ से लेकर रजनोवृत्ति की आयु तक होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 95 में क्या कहा जा रहा है, कोशिका के उस प्रकार की पहचान करें जो लंबी और शाखित है। दोस्तों ये कौन सी कोशिका है जो लंबी है और शाखित है? ये आपका तंत्रिका कोशिका है। कौन सी कोशिका है दोस्तों? तंत्रिका कोशिका आपका लंबा है और शाखित भी है। 96 में दोस्तों कहा जा रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको 1050, 1250 और 1650 में भाग देने पर क्रमशः 43, 31 और 7 जो है शेष बचेगा। तो वो कौन सा संख्या है दोस्तों? वो आपका हो जाएगा दोस्तों 53। क्या हो जाएगा? 53 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 97 में देखिए क्या कहा जा रहा है, एक कटोरे में 4 लाल, 3 हरे, 2 नीले, 5 काले मार्बल हैं। यदि 3 मार्बल बेतरतीब ढंग से निकाले जाते हैं तो उनमें से कम एक लाल मार्बल होने की कितनी संभावना है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 61/91। कितना हो जाएगा? 61/91। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 98 में देखिए क्या कहा जा रहा है, स्पिरिट तथा पानी के 20 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, कितना पानी और मिला दिया जाए कि मिश्रण में पानी जो है 25% हो जाए? तो इसमें दोस्तों 4 लीटर पानी मिला देंगे और तो आपका मिश्रण जो है, मिश्रण में पानी 25% हो जाएगा। तो 4 लीटर पानी और मिलाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। एक टंकी एक नल के द्वारा 12 घंटों में एवं दूसरे नल के द्वारा 8 घंटों में भरी जा सकती है। उन्हें 2.5 घंटों तक खुला रखा जाता है। टंकी का भरा हुआ भाग कितना है दोस्तों? टंकी का भरा हुआ भाग हो जाएगा 25/48। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 100। मनोज एक पुस्तक का 3/8 एक दिन में तथा 1/2 दूसरे दिन पढ़ता है। यदि पुस्तक के 30 पृष्ठ पढ़े जाने शेष हो तो पुस्तक के कितने पृष्ठ हैं दोस्तों? पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं? 240 पृष्ठ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ आपका जो है एडिटोरिया प्रैक्टिस सेट बुक का जो एडिटोरिया बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट बुक का टेस्ट 6 यहाँ पर खत्म होता है। अगर आप लोगों ने इससे पहले का टेस्ट अगर नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर देखिए आप लोग और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।